हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र पाटीदार नर्सिंग ऑफ विट में आप सबका स्वागत है। पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि हमने फर्स्ट एड पे भी बनाया था और हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया सब चीज़ों पे हमने वीडियो बनाए हैं। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही कम है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि MCQ टाइप क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और मोस्टली ये सारे क्वेश्चन ESIC के 2009 और 2010 के पेपरों से उठाए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सारे जो दूसरे ऑप्शन है वो इसमें सही क्यों नहीं हो सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ESIC 2009 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, जो ब्लड में स्टूल दिखता है उसको क्या बोलते हैं। तो ब्लड में जो स्टूल दिखता है उसको मेलेना बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं, हिमेटेमेसिस बोलते हैं या हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेलेना है, सेकंड ऑप्शन जो है वो लोकिया, थर्ड ऑप्शन जो है वो हिमेटेमेसिस और चौथा जो है वो हिमोप्टाइसिस। तो हिमोप्टाइसिस हम किसको बोलते हैं? हिमोप्टाइसिस बोलते हैं जो स्प्यूटम है उसमें ब्लड आता है तो उसको हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। हिमेटेमेसिस मतलब वॉमिटिंग के साथ में जो ब्लड आता है उसको हिमेटेमेसिस बोलते हैं। लोकिया जो फर्स्ट फोर्टनाइट सेक्रेशन जस्ट आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद में 14 दिन तक जो सिक्रेशन आता है उसको लोकिया बोलते हैं। और मेलेना जो है, मेलेना हम बोलते हैं कि इसको ब्लड इन स्टूल में ब्लड जो आता है उसको मेलेना बोलते हैं। और ये मेलेना जो है वो दो टाइप्स से होता है। एक तो स्टूल में फ्रेश ब्लीडिंग आता है, अगर स्टूल में फ्रेश ब्लीड आ रहा है मतलब लोअर GIT से ब्लीड हो रहा है, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीड होता है तो फ्रेश स्टूल आएगा, मतलब फ्रेश ब्लड आएगा स्टूल में। और जब इसमें मेलेना में जो है वो ब्लड जो है वो ब्लैक किस कलर का होगा, वो ब्लैक स्टेन होगा, तो वो जो ब्लीडिंग होगा वो अपर GIT से होगा या इसोफेजियल वेरेसिस से होगा या फिर इसोफेगस से होगा या स्टमक से होगा। तो ये ब्लैक स्टेन आएगा और फ्रेश ब्लीड जब आएगा तो उसको बोलेंगे लोअर GIT। तो इसका राइट आंसर है ए, मेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ EBRT, मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बिम्ब रेडिएशन थेरेपी टू नेक फॉर लैरिंग्स कैंसर। लैरिंग्स कैंसर में जो एक्सटर्नल बिम्ब रेडिएशन थेरेपी होता है उसका मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। ये नेक में दे रहे हैं, नेक में एक्सटर्नल बिम्ब रेडिएशन दे रहे हैं तो उसमें साइड इफेक्ट क्या आएगा। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन जो देखा जाता है वो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है और ये इसमें हो नहीं सकता क्योंकि ये नेक में रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं। दूसरा डिस्निया, डिस्निया बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये भी है वो नहीं होने वाला है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट जो है वो इसमें हो सकता है क्योंकि वो जो उसको है वो लैरिंग्स का कैंसर है, लैरिंग्स का कैंसर है और उसको नेक में जो है वो रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो वो जो लैरिंग्स है उसको अफेक्ट करेगा। और ये सोर थ्रोट जो है वो एक्सटर्नल बिम रेडिएशन की वजह से साइड इफेक्ट आता है जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है और वो जो होता है वो EBRT में होता है क्योंकि नेक में रेडिएशन दे रहा है। वही से एब्नॉर्मलिटी, ये भी गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोर थ्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है। जो थायमिन जो है वो विटामिन B1 का दूसरा नाम है। तो जो विटामिन B1 होता है उसको थायमिन भी बोलते हैं। तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है। तो B1 जो है उसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, पेलेग्रा होता है, बेरीबेरी होता है या फिर एनीमिया होता है। तो जो थायमिन है उसकी डेफिशिएंसी जब बॉडी में होती है तो स्कर्वी नहीं होता है क्योंकि स्कर्वी जो होता है वो विटामिन C की डिफिशियंसी का डिसऑर्डर है। विटामिन C की जब बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो स्कर्वी होता है। जब विटामिन B3 नियासिन की डिफिशियंसी होती है, नियासिन की डिफिशियंसी जब होती है तब पेलेग्रा होता है। और ये जो बेरीबेरी है वो राइट आंसर है क्योंकि B1 की डिफिशियंसी से बेरीबेरी होता है। तो थायमिन की डिफिशियंसी से बेरीबेरी होता है। और डी एनीमिया होता है या तो आयरन की डिफिशियंसी से होता है या विटामिन B9 की डिफिशियंसी से होता है और B12 की डिफिशियंसी से होता है। तो ये फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया हो गया और ये साइनोकोबालामाइन की डिफिशियंसी से एनीमिया हो गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जाएगा बेरीबेरी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एनोरेक्सिया क्या है। लॉस ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को अमनेशिया बोलते हैं।
एमनेशिया बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को, और लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो राइट आंसर है इसका। लॉस ऑफ एपेटाइट जो होता है वो एनोरेक्सिया होता है, तो एनोरेक्सिया इज लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीजी एनालिसिस ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम। एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड सैंपल कहां से लिया जाता है? बहुत सारे लोगों को पता रहता है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें लिम्फ नोड है, आर्टरी है, वेन है और सीएसएफ है। तो लिम्फ नोड से लिया जाता है, आर्टरी से लिया जाता है, वेन से लिया जाता है या सीएसएफ से लिया जाता है। तो एबीजी एनालिसिस की फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैसेस। आर्टेरियल ब्लड गैसेस जो हैं वो हर हमेशा आर्टरी से लिए जाते हैं, तो बी आंसर राइट है। लिम्फ नोड जो है वो गलत आंसर है। वेन से वेनस सैंपल जाता है, और अगर एबीजी अगर जब पेशेंट वेंटिप में नहीं है और ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स देखने के लिए एबीजी किया जाता है तो वेन से भी लिया जा सकता है। वीबीजी वेनस ब्लड सैंपल भी भेज के पोटेशियम सोडियम सारी चीजें देखी जा सकती हैं। और सीएसएफ ये भी गलत आंसर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टेरियल ब्लड गैस में आर्टरी से पंक्चर करके ब्लड लिया जाता है। और इसमें मोस्ट प्रेफरेबल साइट कौन सी है? तो इसमें सबसे कॉमन साइट है रेडियल आर्टरी, रेडियल, इसके बाद ब्रेकियल, ब्रेकियल और फीमोरल जो है उसको पंक्चर नहीं करना है। फीमोरल पंक्चर नहीं करना है, उसका रीजन इसलिए नहीं करना है कि उधर एक ही आर्टरी है और अगर एक आर्टरी को पंक्चर कर दिया, थ्रोम्बस हो गया, कुछ हो गया तो वो लेग पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाएगा। अपन रेडियल आर्टरी से इसलिए लेते हैं क्योंकि एलन टेस्ट किया जाता है। एबीजी के परफॉर्म होने से पहले एलन टेस्ट कर सकते हैं। अल्नार और रेडियल को जो है वो ब्लॉक करके फिर 1 मिनट तक उसको रखा जाता है और उसके बाद छोड़, अल्नार आर्टरी है उसकी पोटेंसी चेक करने के लिए और रेडियल की भी पोटेंसी चेक करने के लिए अल्टरनेट करना है। और फिर उसके बाद में अगर पोटेंट हैं दोनों आर्टरी तो एक को पंक्चर करना है, नहीं तो दूसरे हाथ में पंक्चर करना है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। इसलिए रेडियल, एक तो रेडियल जो है उसमें प्राइवेसी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, फीमोरल में प्राइवेसी की ज्यादा जरूरत होती है। तो रेडियल आर्टरी पंक्चर करने के बेनिफिट ये हो गए, एक तो पूरा हाथ है वो पैरालिसिस नहीं होगा इन केस अगर ब्लॉक हो गई रेडियल, तो अल्नार सप्लाई कर देगी। और दूसरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 KMnO4 कंसंट्रेशन फॉर ओरल केयर। ओरल केयर करते टाइम KMnO4 का कंसंट्रेशन कितना रहना चाहिए? ये ESIC 2009 में पूछा गया था। 1:50,000, 1:5,000, 1:50, 1:20। तो 1:50,000 जो है वो राइट आंसर है। तो KMnO4 कंसंट्रेशन जो बनाना है उसमें 1 मॉलिक्यूल जो है वो पोटेशियम का रहेगा और 50,000 मॉलिक्यूल जो है वो H2O के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपिक कैथेटर इज स्टरलाइज्ड बाय। एंडोस्कोपी करते हैं जो कि एंडोस्कोपी मतलब कि जो मुंह से एक फाइबर ऑप्टिक वो कैथेटर डाला जाता है टू विजुअलाइज कुछ ग्रोथ तो नहीं है इसोफेगस में या कुछ ब्लॉकेज हो इसोफेगस में, तो इसोफेगस के विजुअलाइजेशन के लिए एंडोस्कोपिक करते हैं। एंडोस्कोपी जो है वो एक प्रोसीजर होता है जो कि बहुत सारे पेप्टिक अल्सर वगैरह कुछ होता है किसी को, तो देखने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। तो ये एक एंडोस्कोपिक कैथेटर जो होता है उस कैथेटर को स्टरलाइज्ड कैसे किया जाता है, उसको स्टरलाइजेशन करने का क्या प्रोसेस है? एल्कोहल, 2% ग्लूटाराल्डिहाइड, सी ऑटोक्लेव और डी हॉट एयर ओवन। तो ये एल्कोहल जो है वो गलत आंसर है और ऑटोक्लेव भी गलत है और हॉट एयर ओवन भी गलत है। जिसका राइट आंसर है वो 2% ग्लूटाराल्डिहाइड से उसको स्टरलाइज्ड किया जाता है। 2% ग्लूटाराल्डिहाइड से जो है वो एंडोस्कोपी जो होता है कैथेटर उसको स्टरलाइज करते हैं। एल्कोहल जो है वो यूजुअली हैंड स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है और किसी चीज के लिए ज्यादा एल्कोहल यूज नहीं होता है। ऑटोक्लेव जो है वो मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं और जो कि जिसको ऑटोक्लेव किया जाता है, जो सर्जरी में यूज होते हैं उन सबको ऑटोक्लेव किया जाता है, जो कि मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और लिनन हो गए, सबको ऑटोक्लेव करते हैं। हॉट एयर ओवन में जो कांच के मटेरियल जो होते हैं उनको अंदर कॉटन भरने के बाद में उसको हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज्ड किया जाता है। एक दूसरा स्टरलाइजेशन का जो मेथड होता है वो है ETO, एथिलीन ट्राइऑक्साइड स्टरलाइजेशन। एथिलीन ट्राइऑक्साइड स्टरलाइजेशन जो होता है वो यूजुअली जो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो कि ज्यादा यूज में नहीं आते हैं उनको उससे स्टरलाइज करके फिर रख दिया जाता है इमरजेंसी यूज में, जब भी लगे तभी यूज कर लिया जाता है। तो ETO जो है वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है। यूजुअली ऑटोक्लेव जो है अभी करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 दिन तक उसको यूज में लाया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट जो है वो ETO है, एथिलीन ट्राइऑक्साइड से जो स्टरलाइजेशन करते हैं
और वो जो है वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है, किसी किसी हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो 3 मंथ तक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ एयर बबल अपीयर ड्यूरिंग आईसीडी इंसर्शन। आईसीडी इंसर्शन क्या होता है, जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहां से एक कैथेटर जो है वो डाल दिया जाता है चेस्ट में, तो उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज। इंटरकोस्टल ड्रेनेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो जो ये 3rd और 4th रिब होती है उनके बीच में आईसीडी ट्यूब डाली जाती है अकॉर्डिंग टू, जैसे अडल्ट है तो 32 का और 28 का डालेंगे, फीमेल हो तो 28 का डालेंगे, और जैसे कि पीडियाट्रिक ग्रुप्स हैं तो छोटे साइज के डालेंगे। तो ये ड्यूरिंग, ये पूछ रहे हैं ड्यूरिंग, जब इंसर्शन कर रहे हैं तभी अगर जो नीचे जो 3 कंटेनर लगे होते हैं और उसमें गश ऑफ एयर आता है तो मतलब क्या सोचोगे कि क्या हो रहा है? इट शोज नॉर्मल, ये नॉर्मल इंसर्शन है, एबनॉर्मल इंसर्शन है, एयर एम्बोलिज्म है, या फिर एयर लीकेज शो करता है। तो जो एयर है वो एयर लीकेज जो शो करेगा तो उसमें बबल्स आएंगे, ठीक है। अगर ये नॉर्मल इंसर्शन होगा, ये नॉर्मल इंसर्शन नहीं है, लेकिन एयर लीकेज जो लंग्स से ड्यूरिंग आता है, जो जैसे कि न्यूमोथोरेक्स वगैरह कुछ हो गया और उसको डाला तो गश ऑफ एयर आ सकता है, तो वो एयर लीकेज को शो करता है, ठीक है। ये ESIC 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइट ऑफ एनीमा कैन। एनीमा देते टाइम एनीमा कैन का हाइट एनएस से कितना रखना है? जो एनीमा कैन है उसका हाइट जो यूजुअली रखते हैं वो 18 इंचेस रखते हैं, 18 इंचेस और 45 सेंटीमीटर्स। इसमें ऑप्शन ए है 18 इंचेस, ऑप्शन बी है 25 इंचेस, ऑप्शन सी है 45 इंचेस और डी 12 इंचेस। तो ये 45 इंचेस है जो कि गलत आंसर है, और राइट आंसर है 18 इंच और 45 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मैंडेटरी फॉर जीटीटी? जीटीटी इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो कंफर्मेटिव टेस्ट है डायबिटीज मेलाइटिस का। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, ये डायबिटीज मेलाइटिस का कंफर्मेटिव टेस्ट है। और ये जो टेस्ट करते हैं उसके पहले क्या क्या चीज करना जरूरी है ये पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है और सबसे पहले करनी पड़ती है वो है 2 to 3 days बिफोर द टेस्ट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खिलाना है पेशेंट को। 2 to 3 days बिफोर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है। तो ये जो आंसर है वो राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन है हाई फैट डाइट, जो कि गलत आंसर है, उसमें फैट डाइट नहीं दिया जाता है। दूसरा नो रिक्वायरमेंट्स, ये भी गलत। और एनबीएम पेशेंट को रखना पड़ता है, लेकिन नील बाई माउथ नहीं रहता है, वो पानी वानी पी सकता है, तो ये भी गलत आंसर है। और 8 घंटे का एनबीएम लगता है, जो कि फर्स्ट जो सैंपल जाता है, इसके बाद में उसको शुगर दी जाती है, तो पानी तो पेशेंट पी सकता है, तो वो एनबीएम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 2 to 3 days बिफोर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन हम देखेंगे, वाइल गिविंग एनीमा कंप्लेन ऑफ एब्डोमेन क्रैम्प। जब आप एनीमा दे रहे हो तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? तो वाइल गिविंग एनीमा कंप्लेन ऑफ एब्डोमेन नर्सिंग एक्शन रिक्वायर्स, आप क्या करोगे? एक नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा? स्टॉप द प्रोसीजर, फिनिश एनीमा कैन, एनीमा जो है वो पूरा दे दोगे, प्रोसीजर जो है उसको स्टॉप कर दोगे, पोजीशन उसकी चेंज कराओगे, या डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे? तो फिनिश द एनीमा कैन, उसको एब्डोमेन क्रैम्प आ रहे हैं और अपन और ज्यादा इन्फ्यूज नहीं करेंगे। चेंज द पोजीशन चेंज करना एक सही ऑप्शन नहीं है। और इन्फॉर्म टू डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे तब तक टाइम हो जाएगा। सबसे पहले जो करोगे वो करोगे स्टॉप द प्रोसीजर स्टॉप करना है। तो ये जो ए ऑप्शन है जो है वो राइट हो जाएगा। जब पेशेंट कंप्लेन करता है एब्डोमेन क्रैम्प की, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो एनीमा दिया जाता है वो कौन सी पोजीशन में दिया जाता है? ऑलवेज गिवन इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो ये हो गया 11। अभी नेक्स्ट एनजी ट्यूब इंसर्शन में मेजरिंग करना है, मतलब जब एनजी ट्यूब पेशेंट को इंसर्शन करते हैं तो उसकी मेजरिंग कहाँ से कहाँ तक करते हैं? पहला ऑप्शन जो है वो है नोज टू ईयर, सेकेंड ऑप्शन इज नोज टू इम्फॉइड, थर्ड इज नोज टू अम्बिलिकल, और फोर्थ इज नोज टू ट्रेगस प्लस नोज टू जिम्फॉइड प्रोसेस। मतलब पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सिर्फ नाक से कान तक करते हैं, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि नोज से जिम्फॉइड प्रोसेस तक करना है, तीसरा नोज टू अम्बिलिकल तक करना है, और चौथा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। पहले तो हम नाक से ईयर तक और फिर नाक से लेके जिम्फॉइड प्रोसेस तक जो है वो उसकी ट्यूब की मेजरिंग करते हैं।
तो ये ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरी बात, राइल्स जो ये ट्यूब होती है उसका नाम है राइल्स ट्यूब। एनजी ट्यूब का क्या नाम होता है? राइल्स ट्यूब नाम होता है। और ये जब डाली जाती है तो उसको हर हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि इसको मतलब कंफर्म कैसे करेंगे कि एब्डोमेन में है। सबसे पहला कंफर्मेशन जब तुम इंसर्शन करते हो, इसके बाद में पेशेंट जो है वो वर्बली कुछ नहीं बोलता है। पेशेंट मतलब चोकिंग में आ जाता है और मतलब माउथ से कुछ बोल नहीं पा रहा है, मतलब कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में है और गलत इंसर्शन कर दिया है। तुरंत ही ट्यूब निकाल के उसको फिर से रीइंसर्ट करेंगे। तो अगर पेशेंट है वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, मतलब वो वोकल कॉर्ड में है। दूसरी बात, जब पेशेंट में जो आर्टी डाली है वो तुम बाउल में वाटर लेके उसमें डुबाओगे तो उसमें बुलबुलें आएंगी। अगर बुलबुलें आएगी तो वो ट्रकिया में गई है। थर्ड, अगर उसमें 10 cc लेके उसमें पुश करके अगर स्टेथोस्कोप से सुनोगे और आवाज नहीं आई तो भी वो गलत इंसर्शन हुई है। अगर स्टेथोस्कोप से मतलब सुनाई दे रहा है कि ये एब्डोमेन में ही है तो फिर वो सही इंसर्शन है। नेक्स्ट, उसमें एस्पिरेशन करोगे तो जो है वो स्टमक का जो HCl है वो सब आएगा, जो स्टमक कंटेंट है वो सब एस्पिरेशन करेंगे तो आएगा, लंग्स में नहीं आएगा। तो ये हो गया 12 क्वेश्चन। 13, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको किससे स्टरलाइज नहीं करना है? पहला ऑप्शन है ऑटोक्लेव, दूसरा बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन और डी और एल्कोहल। तो सबसे पहला ऑप्शन ऑटोक्लेव जो है वो गलत आंसर है। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मेटल के होते हैं सबको स्टरलाइज किया जाता है। दूसरा बॉइलिंग है वो सही आंसर है, क्योंकि बॉइलिंग नहीं किया जाता, इससे शार्पनेस जो है इंस्ट्रूमेंट्स का वो चला जाने का डर रहता है, इसलिए इससे नहीं किया जाता और फिर रस्ट लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो सही आंसर है, ठीक है। सी, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन से सब नली, ट्यूब्स, कैथेटर्स और सारे ग्लास मटेरियल्स वो सब स्टरलाइज किए जाते हैं। और एल्कोहल जो है वो भी गलत आंसर है। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। जो न्यूनेट होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 90 to 100 ब्रीथ पर मिनट, 20 to 24 ब्रीथ पर मिनट, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट और 60 to 180 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है वो 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट जाएगा। नेक्स्ट, मेडिकेशन कैन बी इंजेक्टेड इन ग्लूटियल मसल। ये क्वेश्चन बहुत से बार पूछा जाता है कि ग्लूटियल मसल में मैक्सिमम कितना मेडिसिन इंजेक्ट कर सकते हैं, 10 cc 20 cc। तो फर्स्ट ऑप्शन है अप टू 2 ml। 2 ml जो है वो अपन डेल्टोइड में देते हैं। यूजुअली जो भी मेडिसिन 1 ml 2 ml मतलब इतना अमाउंट तक हम है वो डेल्टोइड में दे सकते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन मोर देन 2 ml होता है तो डेल्टोइड मसल से वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। और 3 ml और मोर देन 3 ml ये सारे ऑप्शन जो है इसके लिए सही नहीं है। राइट आंसर जो क्या है? सी, अप टू 5 ml। अप टू 5 ml ग्लूटियल मसल में दे सकते हैं, अप टू 20 ml नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया अप टू 5 ml। दूसरी बात पूछी जाती है कि जब IM इंजेक्शन देते हैं तो तुमको नीडल की साइज और नीडल की लेंथ कितनी यूज करनी है? तो लेंथ है 1 to 1.5 इंच। ये हो गया 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। और साइज 22 to 25 गेज तक की साइज का इस्तेमाल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो कि ESIC 2009 और 2010 में पूछे गए थे। हम जल्दी ही अगला वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप रिस्पॉन्स दीजिए अच्छा सा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल।